चलिए बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 की। एक ऐसी तारीख, एक ऐसी भयानक घटना जिसने हमारे इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। सोचिए, जब धरती ने इंसानी लाशों से अपनी कोख को ढक लिया था। ये लाइनें ही दिल दहला देती हैं, है ना? और यही हकीकत थी उस दिन की। एक दिन जिसकी सुबह तो त्योहार की रौनक लेकर आई थी, लेकिन शाम एक खूनी दास्तां में बदल गई। तो आखिर हुआ क्या था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उन 10 मिनटों को समझना होगा। वो 10 मिनट जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की पहचान है। वो 10 मिनट की दहशत, सिर्फ 10 मिनट। इन 10 मिनटों में जश्न और हंसी ठहाकों की आवाज गोलियों की तड़तड़ाहट में खो गई। चीखें उठीं और फिर खामोश हो गईं। देखते ही देखते वो हरा भरा बाग एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। उस भगदड़ और अफरा तफरी में जो मंजर था वो बयां करना भी मुश्किल है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी और एक ही गोली दोनों के पार हो गई। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े, ये सोचे बिना कि नीचे भी मौत ही इंतजार कर रही है। हंसते खेलते बच्चों की आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं। ये सिर्फ कुछ मौतें नहीं थीं, ये एक पूरे देश को मिला एक गहरा जख्म था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतनी बड़ी क्रूरता की नौबत आई कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, उन वजहों को समझना होगा जिन्होंने इस नरसंहार की जमीन तैयार की। देखिए, कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध से। करीब 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़े। 43,000 से ज्यादा ने अपनी जान दे दी। उम्मीद थी कि इस कुर्बानी के बदले में भारत को आजादी की तरफ कुछ कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उम्मीदों को कुचल दिया गया और बदले में मिला और भी ज्यादा दमन। और ये दमन आया एक काले कानून की शक्ल में, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब बस सोचिए, किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में। यानी बुनियादी अधिकार ही छीन लिए गए थे। और इसी कानून ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया। पंजाब में गुस्सा पहले से ही उबल रहा था, और फिर जब वहां के 2 बहुत लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो बस लोगों के सब्र का बांध टूट गया। और इसी के चलते जलियांवाला बाग में वो सभा बुलाई गई थी। तो चलिए अब आते हैं उस दिन पर, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। एक ऐसा दिन जो एक शांतिपूर्ण सभा के लिए तय हुआ था, लेकिन जो ब्रिटिश राज के इतिहास पर एक ऐसा काला धब्बा बन गया जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस पूरी त्रासदी के पीछे मुख्य तौर पर 2 चेहरे थे। पहला, माइकल ऑडवायर, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब वो अधिकारी जिसने इस एक्शन को हरी झंडी दिखाई। और दूसरा, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये वो कमांडर था जो मौके पर मौजूद था और जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया। और उस बाग में कौन थे? कोई फौजी नहीं, कोई विद्रोही नहीं, बल्कि करीब करीब 20,000 आम लोग, औरतें, मर्द, बच्चे, पूरे के पूरे परिवार। वो तो बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे, जो पंजाब का एक बहुत बड़ा पर्व है। सब शांति से जमा हुए थे। और फिर जनरल डायर वहां पहुंचा, अपने साथ 90 सैनिकों को लेकर, जो राइफलों से लैस थे। आते ही उसने क्या किया? उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही मुख्य रास्ता था, उसे बंद कर दिया। अब वो पूरी की पूरी भीड़ एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को हटने का मौका दिए, डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और ये गोलीबारी 1-2 मिनट नहीं, बल्कि पूरे 10 मिनट तक लगातार चलती रही उन निहत्थे बेखबर लोगों पर। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद ही खत्म नहीं हो गया। सोचिए, 1650 राउंड फायर किए गए। ये साफ था कि मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, मकसद था एक सबक सिखाना, एक ऐसी दहशत फैलाना जो फिर किसी को सिर उठाने की हिम्मत न दे। तो कितने लोग मारे गए? यहाँ पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ब्रिटिश सरकार की जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी वो कहती है 371 मौतें, लेकिन जो लोग वहां थे, जो चश्मदीद थे, उनका अनुमान था कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। अब इतने बड़े हत्याकांड के बाद जाहिर है पूरी दुनिया में गुस्सा फैला।
दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को एक जांच बिठानी पड़ी, लेकिन ये जांच न्याय देने के लिए नहीं बल्कि जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी साबित हुई। इस जांच कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। जनरल डायर ने बेशर्मी से झूठ बोला कि भीड़ ने उसके सैनिकों पर हमला किया था। जांच में ये साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन नतीजा ये कि कमीशन ने जनरल डायर को बेकसूर घोषित कर दिया। ये फैसला किसी तमाचे से कम नहीं था। तो अब सवाल ये था कि अगर सिस्टम ही इंसाफ देने से इनकार कर दे तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा? इस सवाल ने और इस नाइंसाफी ने कई लोगों के दिलों में बदले की एक ऐसी आग जलाई जो सालों तक सुलगती रही। और इसी आग में जल रहा था एक नौजवान जिसका नाम था ऊधम सिंह। वो उस हत्याकांड का चश्मदीद था। उस दिन जो उसने अपनी आंखों से देखा वो उसे कभी भूल नहीं पाया और उसने कसम खाई बदला लेने की। ये कोई 1-2 दिन का गुस्सा नहीं था, ये 21 साल लंबा इंतजार था। एक ऐसा इंतजार जो 7 समंदर पार जाकर खत्म हुआ। जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इतिहास के सीने पर एक ऐसा घाव है जो आज भी 100 साल बाद भी पूरी तरह भरा नहीं है। इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। आज भी अगर कोई अमृतसर के जलियांवाला बाग जाए तो उन दीवारों पर गोलियों के निशान देख सकता है। वो निशान आज भी उस दिन की गवाही देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कई बार अफसोस जताया है, लेकिन एक औपचारिक माफी वो आज तक नहीं मांगी गई। और सबसे बढ़कर ये आज भी हमें याद दिलाता है कि आजादी की लड़ाई और औपनिवेशिक क्रूरता का चेहरा कैसा था। तो जलियांवाला बाग की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक सबक है आजादी की कीमत पर, बलिदान के मतलब पर। और ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है कि अगर आजादी की कीमत इतनी बड़ी थी तो क्या हम उस कुर्बानी का, उस बलिदान का सही मायनों में सम्मान कर पा रहे हैं?